नमस्कार। शुभ संध्या। आज 7 जून सोमवार है और जैसा आप जानते हैं हम एक श्रृंखला चला रहे हैं इन दिनों में। जीना इसी का नाम है। उसमें कल एक हमने नई शुरुआत की है, आमंत्रित वक्ताओं के विचार सुनना। उसके अंतर्गत कल गुरुवर श्री टी.सी. जैन साहब के द्वारा उद्बोधन दिया गया था। हालांकि ये श्रृंखला इस प्रकार की रहेगी मेहमान प्रवक्ताओं की कि विषय के बारे में पहले से डिसाइड होगा, परंतु चूंकि गुरुवर हैं उन्होंने अपना विषय स्वयं रखा और उस आधार पर कल उन्होंने काफ़ी बातें मेरे बारे में बताई। ये तो उनकी गुणग्राहिता है कि उन्होंने इतनी चीज़ें बोली और उनका तो बहुत अधिक कहना है कि बहुत समय कम है और भी बहुत बातें मैं बता सकता हूँ। हालांकि एक बात ये सही है कि विगत 35-40 सालों का साथ है, उनसे ही नहीं और भी हमारे परम मित्र लोग हैं, जैसे आदरणीय लड्डू लाल जी साहब, श्री पारस चंद जी, श्री रमेश चंद जी, श्री मांगी लाल जी, श्री डी.के. जैन, श्री विनय श्रीमाल जी, आशुतोष अवस्थी जी, किशोर अरोरा जी, डॉक्टर प्रद्युम्न मिश्र जी। ऐसी एक टीम है, ऐसी एक हमारे मित्रों का समूह है। और जैसा मैंने कहा, मित्रता एक बहुत ही आनंद देने वाला, बहुत सुकून देने वाला और बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। और इस मित्रता की वजह से ही जीवन बड़े सरलता से, सहजता से आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि मित्र लोग वो होते हैं जो सुख और दुख में हमारे करीब होते हैं, हम भी उनके करीब होते हैं। तो ये जो विशेष बातें आ जाती है तो वो जीवन को उच्च उठाने में बहुत महत्व रखती है। ऐसा नहीं है कि ये खाली औपचारिकता वाली बात है। कोई भी व्यक्ति आपको 35-40 साल तक अगर आप सही नहीं है तो सहन नहीं कर सकता। वो तभी होता है जब परस्पर आदान प्रदान हो। जैसा सर ने बताया कि इतने दिन का मैं सर का साथ ले रहा हूँ और रोज़ 2-3 घंटे हम शाम को, लगभग सप्ताह में 4-5 दिन शाम को हमारी बीतती थी, जब लॉकडाउन के पहले और मेरे रिटायरमेंट के बाद। तो वो जो हमारा समय रहता है वो विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में रहता है। हमारा ऐसा सोचना है कि सुबह का समय तो हम एकदम सुबह तो थोड़ा सा शरीर को दें, व्यायाम इत्यादि, प्रातः भ्रमण इत्यादि चीज़ों में। फिर बाद में हम तैयार होकर धार्मिक रूप से संलग्न रहें, चाहे प्रवचन सुने, सामायिक करें, अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, बहुत सारे विषय हैं, देव दर्शन करें। ये हो गया एक समय। फिर दिन में आजीविका के लिए हमें देना चाहिए, हमारा जो मुख्य काम होता है उसको हमें समय देना चाहिए। फिर नेचुरली हम लोग शाम को भोजन कर लेते हैं, तो हमारा का जो शाम का समय, रात का 6:30-7 से लेकर 9:30-10 तक, वो हमारा गीत, संगीत, काव्य, कविता, साहित्य प्रदर्शनी अनगिनत हैं। उसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा हमारे समय को व्यतीत करते हैं, तो वो बहुत अच्छा समय रहता है हमारा। हालांकि कई लोग उसको कम पसंद करते हैं, पर उससे हमारे नए नए लोग मिले हैं, नई नई कलाएं हमने देखी है और बहुत अलग ढंग का क्षेत्र है जो फिर से जब चालू होने पर फिर हम तैयार हैं। उसको हमको ऐसा लगता नहीं है कि हम ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर वो तभी संभव है जब आपकी आजीविका 6-7 बजे पूर्ण हो जाए। जैसा मैंने बताया था, व्यापार, अब व्यापार एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में रहती है। और उसमें मैंने गणेश प्रसाद जी की, वर्णी जी की जीवनी का कुछ उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति ने ऐसा निर्णय लिया था कि मैं अमुक अमाउंट का ही रोज व्यापार करूँगा और फिर दुकान बंद कर दूँगा। तो वो तो खैर एक स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हो गई, पर सामान्य रूप से भी अगर हम दिन भर व्यापार करें और रात का या शाम का समय किसी अन्य उपयोगी काम में लगाएं तो बड़ा अच्छा रह सकता है।
निर्भर है आपके ऊपर। अगर आप अपना व्यापार दिन भर करें और शाम को भोजन करें और उसके बाद एक जीवन को नए ढंग से भी जियो, वो प्रदर्शनियाँ, वो बड़ी बड़ी हर चीज़ें आप कब देखेंगे अगर आप दुकान पर या गल्ले पे ही बैठे रहेंगे। मैं देखता हूँ अधिकांश हमारे समाज के युवक शाम व्यापार में ही बिताते हैं। हम दोनों बहुत बात करते हैं इस बारे में कि देखो ये लोग कब देखेंगे इतनी बढ़िया प्रदर्शनी, इतने बढ़िया संगीत, नाटक, साहित्य और बगीचे, है ना, प्रदर्शनियाँ, ये चीज़ कब देखोगे आप? अगर प्रतिदिन ही आप इवन संडे को भी चालू रखते हैं कई लोग दुकान, तो उनका जीवन तो ज़्यादा ही हो गया ना भाई। अरे थोड़े लोअर स्टैंडर्ड में रह लो, थोड़ा कम कमा लो, पर ये चीज़ें भी तो देखो ना। युवकों को फिर कब देखोगे? हम जैसे वरिष्ठ लोग वो देखते रहते हैं और युवकों की हम कमी महसूस करते हैं, जबकि इतना बढ़िया इंदौर शहर है। शाम का समय आपका थोड़ा अलग ढंग से व्यतीत होना ही चाहिए। हम तो भाई लाभ उठा रहे हैं और बहुत अच्छा हमको अभी तक बेनिफिट मिला है। यानी कि मज़ा आता है जब हम अच्छे संगीतकार को सुनते हैं, अच्छे गायक को सुनते हैं, अच्छे गज़ल सुनते हैं, गीत सुनते हैं, भजन सुनते हैं, फोटोग्राफी प्रदर्शनी देखते हैं, है ना। और कहना चाहिए कि चित्रकला प्रदर्शनी देखते हैं, मूर्ति कला प्रदर्शनियाँ, एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर्स। अरे उसको तो इंदौर में तो बहुत ही चीज़ें हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा शाम का समय विशेषकर जो जॉब करते हैं उनके लिए तो बहुत सुविधा है, पर वो भी पता नहीं क्यों हमको वहाँ नज़र नहीं आते लोग। एक चीज़ और मैं यहाँ इस संबंध में कहना चाहूँगा, आज का विषय थोड़ा मिक्स है कि जो शिक्षक लोग हैं या जिनके ऊपर ड्यूटी है अपने स्टूडेंट को ज्ञान देने की, तो उनका भी कर्तव्य है कि वो ज्ञान नया नया प्राप्त भी करें। अगर वो उन्हीं पुस्तकों में ही बैठे रहेंगे और थोड़े बहुत टीवी प्रोग्रामों के आधार पर या नेट के आधार पर अपना शैक्षणिक कार्य करेंगे, तो उतना प्रभावशाली और उतना प्रैक्टिकल नहीं होगा। मैं समझता हूँ उनको भी शाम का समय नए ज्ञान, नए मनोरंजन, नए क्षेत्र में बिताना चाहिए, जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। यात्राएं तो करना ही चाहिए, वो तो एक अलग विषय हो गया, पर प्रतिदिन में भी कहीं ना कहीं हफ्ते में एक दो बार तो जाएं, देखें, खुद को भी तो सुकून मिले भाई। अगर आप किसी को ज्ञान देना चाह रहे हैं, जानकारी देना चाह रहे हैं, तो आप में आना भी तो चाहिए। अगर वो नहीं आएगा, आप अपने सीमित दायरे में ही हैं, सीमित धर्म के आधार पर, जाति, समाज या अपने स्टेटस के हिसाब से ही रहते हैं, तो आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से वंचित हो जाओगे। ये हमारा अनुभव है। कम से कम 10 एक साल से तो हमने अच्छी शाम बिता रहे हैं। जब मैं इंदौर आता था तब भी हम जाते थे। अब तो खैर मैं रिटायर्ड होकर इंदौर ही हूँ। तो वो जो शाम बिताने का क्या बताएं यानी सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी तमाम होती है, ऐसे शाम हो जाती है। वो कई लोग देर रात भोजन करते हैं, देर कर भोजन में उनका टाइम चल जाता है। ऐसा नहीं है, आपका शाम का समय केवल टीवी में ही नहीं जाना चाहिए, केवल नेट पर या मोबाइल पर ही मत बैठिए। शाम को कुछ ऐसा हल्का काम करिए, उससे भी, उस तरीके से भी आप बहुत चीज़ें समझेंगे। अरे कई ऐसे फिल्मी गाने हैं जो जीवन की बहुत बड़ी फिलॉसफी को व्यक्त करते हैं। जैसे दो चार गाने तो बताना ही चाहता हूँ आज थोड़ा सा, कि देखिए कितना उसमें फिलॉसफी है। एक बहुत अच्छा गाना क्या शायद आपकी कसम का, बहुत बढ़िया गाना, वो चलता ही है बहुत, उसका मेरे को बड़ा पसंद है वो। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। एक अंतरा है उसका। क्या है अंतरा? याद करना पड़ेगा मेरे को। आदमी ठीक देख पाता नहीं और मंजर बदल जाता है। आप ठीक से जी नहीं पाओगे और मंजर बदल जाएगा, कई घटनाएं हो जाएगी, कई परिस्थिति बदल जाएगी। इसलिए ज़िंदगी को पकड़ो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समय का उपयोग कर लो, फिर आप उस स्थिति में नहीं रहोगे। हर समय साधन उपलब्ध नहीं रहेंगे, इसलिए बहुत अच्छा है वो। और एक बात और है ना, एक और बहुत अच्छा गाना है जो मेरे को पसंद है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी।
हम हिंदुस्तानी। अब ये गाना देखो, बहुत बढ़िया गाना है। छोड़ो कल की बात है, क्या सब घिसे पीटे। अरे नए नॉलेज, नई ऊंचाइयाँ, नए साधन, नई तरीके अपनाइए आप। एक ही घिसी पिटी ज़िंदगी मत जीजिए। कल की बातों को इतना ज़्यादा पकड़ के रखना, एक बहुत ज़्यादा पुराने चीज़ों को जीना या उसके विचार करना बुढ़ापे का लक्षण है। और उत्साह के साथ आप नई चीज़ें सोचते हैं तो वो बहुत अच्छा है। तो खैर, ये जो बात मैं जब सब कह रहा था, ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि सानिध्य का बहुत महत्व है। अगर आपके पास एक अच्छा मित्र है, या आप पति पत्नी बहुत अच्छे मित्र हैं, कई हैं मैं देखता हूँ, तो आपका वो जो शाम है बहुत बढ़िया गुजर जाएगी, बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। क्योंकि एक बैलेंस लाइफ होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकल गृहस्थ जीवन में हैं तो ज़रा विविधता का भी थोड़ा मज़ा लीजिए, देखिए क्या होता है। कई हमको छोटी छोटी बच्चियों के जब भरतनाट्यम देखते हैं, इतना अच्छा लगता है कि ये छोटी छोटी बच्चियों ने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की। वो बच्चियाँ सितार बजाती है, वो बच्चियाँ हारमोनियम बजाती है, वो बच्चियाँ बांसुरी बजाती है, छोटे छोटे। तो प्रेरणा मिलती है हमको। तो वो जो मैं कह रहा हूँ सानिध्य का महत्व का मतलब क्या है कि अगर दो व्यक्ति रहते हैं ऐसे प्रोग्राम में, अच्छी फिल्म देखिए। हमने एक देखी थी 120 नॉट आउट, बहुत बढ़िया फिल्म है। अरे उसमें अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर बहुत अच्छी भूमिका निभाई है बाप बेटे की। और वो बताता है कि भैया और अच्छे से जियो। उनका लड़का 75 का, खुद 102 का। तो वो उसको ले जाता है वृद्धाश्रम में। वो बोले मेरे लड़के को भर्ती कराना है। तो वो बोलते हैं कि भैया यहाँ तो पिताजी या बुजुर्ग को भर्ती कराने आते हो, हम पहला आदमी देख रहे हैं जो अपने लड़के को भर्ती कराने आता है। क्योंकि वो कहता है ये बहुत सीनियर हो गया, ऐसा मान के चलता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी को हमको पकड़ना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि ज़िंदगी को सर्वांगीण रूप से जिएं। और अलग अलग आश्रम होते हैं। अब देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम है, अब उसमें आपको पूरी पढ़ाई करना चाहिए। उस समय अन्य चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो आपकी पढ़ाई सही नहीं होगी, और पढ़ाई सही नहीं होगी तो आगे ज़िंदगी पूरी बिगड़ जाएगी, अधूरा शिक्षा रहेगी, अधूरा ज्ञान रहेगा। जब मैं पढ़ता था स्कूल में, कॉलेज में, तो कई मेरे परिचित और रिश्तेदार हंसी उड़ाते थे कि इसको तो कुछ शौक ही नहीं है और ऐसा सिंपल रहता है और चपरासी टाइप रहता है, कोई दम नहीं। मेरे पास एक जूनी साइकिल थी लाल, वो सफ़ेद कपड़े पहनता था तो सब मुझे कई बार प्यून समझते थे। पर मैंने पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई तरफ दिया और मेरे ख्याल से सभी परीक्षाएं मैंने प्रथम श्रेणी में पास की है। तो उसके बाद निश्चित है फाइनल होते ही मुझे तत्काल ही जॉब मिल गई प्रोफेसर की, माधव कॉलेज उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी में। उसी साल से लग गया। फिर इंदौर आ गया, फिर क्रिश्चियन कॉलेज चले गया, फिर वो भी छोड़ के पॉलिटेक्निक सिस्टम में आ गया। तो वो क्या है कि विद्यार्थी काल में पढ़ाई पे ही ध्यान देना पड़ेगा आपको। फिर गृहस्थ आश्रम, अब गृहस्थ में गृहस्थ जैसे रहो, फिर उसमें पूरा वो जिम्मेदारी निभाओ, पति पत्नी बच्चे, व्यापार धंधा नौकरी, उसको सिंसियरली कीजिए आप। वो भी आपका कर्तव्य है, व्यापार करिए। और फिर आ जाता है एक वानप्रस्थ आश्रम। ये जो आश्रम है बड़ा महत्वपूर्ण है, जो इस समय मैं थोड़ा उपयोग कर रहा हूँ वानप्रस्थ का। इसमें व्यक्ति ज़्यादा कमाई धमाई में नहीं लगता है। वो जीवन में सामाजिक कार्य, उसके शौक, उसकी सेवा, इस प्रकार के काम करता है वो मनपसंद। उसमें वो न तो पूरा सन्यासी है कहना चाहिए, न वो कोई गृहस्थ है, मध्यम। तो उसको वो ज़्यादा परवाह नहीं करता। तो ये आश्रम भी लोगों को जीना चाहिए आफ्टर 60 के बाद ये आश्रम जिया। और उसके बाद और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो और बहुत सारे तरीके हैं जीवन से विरक्त होने के, संसार से विरक्त होने के। परंतु अभी तो लोग वानप्रस्थ में ही नहीं है ना। अरे 60 के बाद वानप्रस्थ रही है, कोई मतलब धीरे धीरे सारे दायित्वों को अपने बच्चों को दे दीजिए, परिवार को दे दीजिए, भाई बहनों को दे दीजिए। धीरे धीरे सारे दायित्व उनको दो, उनको करने दो, वो सीखेंगे। उनके अंदर एक योग्यता आई। और फिर आप वो काम करिए जैसे हम शाम को करते हैं। सुबह सुबह मंदिर जाइए, सुबह स्थानक जाइए, दोपहर में काम करिए, अध्ययन लेखन मनन। शाम को आप नया ज्ञान अर्जन करने के लिए निकल पड़िए। लॉकडाउन थोड़े दिन में खुलने ही वाला है, तो मुझे उम्मीद है
कि आज की विभिन्न बातों से थोड़ा बहुत तो आप शिक्षा, थोड़ा बहुत तो पाठ निकाल ही लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।